वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा डीसी मशीन के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू डीसी मशीन्स ए एंड बी हैविंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.4 ओम एंड 1.2 ओम रिस्पेक्टिवली, विच मशीन इज बिगर देन द अदर फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, मशीन का साइज पूछा है कि किसका ज्यादा होगा सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको आर ए क्या दिया हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस फर्स्ट मशीन का आर ए हो गया 0.4 ओम और आर बी क्या दिया हुआ है 1.2 ओम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आर ए कम है, आर बी ज्यादा है। तो जिसका रिलेशन होता है जो मशीन के साइज का, तो जिस मशीन का रेजिस्टेंस 1 अपॉन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस मशीन का रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, उस मशीन का साइज क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका कम दिख रहा है हमको, आर ए, मतलब ए वाली मशीन का रेजिस्टेंस। तो जो ए वाली मशीन होगी, ए मशीन लिख देते हैं हम इसको, इसका जो साइज होगा बड़ा होगा किससे, बी मशीन से। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो इसका रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, मतलब कंडक्टर तो सेम ही है, इनमें 0.4 ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है इसमें जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो कैसे होंगे, थोड़े से थिक होंगे, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मशीन ए का साइज बड़ा होगा कंपेरिजन टू मशीन बी। तो जो ऑप्शन ए है, ए इज बिगर देन बी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर स्लॉट वेज इन डीसी मशीन मेड ऑफ। ठीक है, जो स्लॉट वेज होते हैं वो डीसी मशीन में किसके बने हुए होते हैं, ठीक है, कौन से मटेरियल के बने होते हैं। तो जो स्लॉट वेज है वो क्या होते हैं, पहले ये देख लो, जो रेड कलर का दिखा हुआ है ना, जो स्लॉट में वाइंडिंग करने के बाद ऊपर से लगाया होता है, इसको बोलते हैं स्लॉट वेज। ठीक है, जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्या करता है, तो जो वाइंडिंग करने के बाद जो वाइंडिंग है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो पहले मशीन में लगे होते थे, तो पहले काहे के लगे होते थे, पहले होते थे सिलिकॉन स्टील के, सिलिकॉन स्टील के। ठीक है, इससे क्या होता था कि जो फ्लक्स है उसको भी इजी पाथ प्रोवाइड होता था यहाँ पे सिलिकॉन स्टील के कारण। लेकिन जो अभी की मशीनें आ रही है, जो अभी के टाइम में जो मशीन है उसमें क्या लगे होते हैं, फाइबर के लगे हुए होते हैं, फाइबर के। ठीक है, तो कई जगह इसका आंसर सिलिकॉन स्टील है, कई जगह इसका आंसर फाइबर है। ठीक है, तो हमने जहाँ से पढ़ा है उसमें इसका आंसर क्या है, फाइबर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो गया वो क्या होगा, ऑप्शन सी फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो डायनेमो होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब भी किसी कंडक्टर कंडक्टर ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन कराया जाएगा, या तो कंडक्टर को घुमाया जाएगा या तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में कट होगा, उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके कारण इसमें कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यदि कंडक्टर का क्लोज्ड पाथ है तो उसमें करंट फ्लो होगी। तो ये हमारा डायनेमो का प्रिंसिपल। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आउटपुट ऑफ अ डायनेमो यूजिंग स्प्लिटिंग कम्यूटेटर इज। ठीक है, जो कम्यूटेटर होगा ये हमारा डायनेमो होगा, तो जिसका आउटपुट आएगा कॉइल से, वहां पे क्या स्प्लिटिंग कम्यूटेटर लगा है। स्प्लिटिंग मतलब ऐसा कटा हुआ, जैसे दो भाग में लगा हुआ कम्यूटेटर। यहाँ पे ब्रश अटैच रहेंगे इससे, और ब्रश से हमको इधर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये ब्रश से आउटपुट मिल रहा है। तो ये किस टाइप का वो बताना है, तो हम एक वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो जो डायनेमो होगा उसके आर्मेचर में तो एसी जनरेट होगा, साइनसोइडल एसी जनरेट होगा। लेकिन इस कम्यूटेटर के कारण क्या होता है कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में, तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्योर डीसी तो नहीं हुआ, तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, फ्लक्चुएटिंग डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंटरपोल आर डीसी मशीन हैव टू टेपरिंग इन ऑर्डर टू। ठीक है, इसका टेपरिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्यों होता है वो बताना है हमको। ठीक है, तो जो इंटरपोल होता है, तो इंटरपोल क्या होता है, जो हमारा डीसी मशीन का क्या होता है, स्टेटर होता है, उसमें मेन पोल होते हैं। ठीक है, ये मेन पोल होते हैं और मेन पोल के बीच में हम क्या लगाते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटरपोल्स हो गए। तो इंटरपोल क्यों लगाते हैं, तो इंटरपोल इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, तो उसके कारण हमारे कम्युनिकेशन में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसको इंटरपोल्स लगाते हैं। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक रिलक्टेंस वोल्टेज आता है, रिलक्टेंस वोल्टेज आ जाता है। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हम इंटरपोल का यूज करके। तो जो इंटरपोल का साइज कैसा होता है, टेपरिंग साइज। टेपरिंग साइज क्या होता है, कुछ इस टाइप से बने हुए होते हो। ठीक है, इस टाइप से वो इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दो पोल है इसके बीच में जो यहाँ पे जो फ्लक्स है
वो एक यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए हम इसको टेपरिंग तरीके से बनाते हैं। तो इसका यूज समझ में आ गया, क्या हो गया? तो रिड्यूस द ओवरऑल वेट नहीं, रिड्यूस द सेचुरेशन इन द इंटरपोल। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड द इंटरपोल इंक्रीज द एक्सीलरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, रिड्यूस द सेचुरेशन इन द इंटरपोल। ठीक है, सेचुरेशन भी नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम वेम। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में मैक्सिमम कब होगा बताना है, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही हो कॉइल। तो ये हमारी कॉइल है, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन है, एस है, इसके अंदर रोटेट कराया जा रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मैक्सिमम कब होगा? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा ईएमएफ कितना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। तो अब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया? तो डी फाई अपॉन डी टी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यदि ये मैक्सिमम होगा तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा होगा या मैक्सिमम होगा। तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो माइनस साइन होता है लेंज लॉ के कारण आता है, लेंज लॉ के कारण। तो लेंज लॉ क्या करता है? लेंज लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसी कारण को अपोज करेगा जिस कारण से ये इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन लगाते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज। ठीक है, जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है। तो मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, उस पे हमारा क्या रखा हुआ है? एक कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर है हमारा, इसमें से करंट किस है? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये ऊपर क्या है? एरो, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। तो हमको बताना है कि इसमें फोर्स किस साइड लगेगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? यदि हम लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से दिखाए कि जो हमारी तर्जनी है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर है, यदि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, और जो हमारी सेकेंड मिडिल फिंगर है, ठीक है, वो यदि करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये हमारा अंगूठा है, क्या दिखाएगा? फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इसको हम पे यहाँ रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे अंगूठा ना बाहर की ओर आएगा। यदि हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखेंगे हम, कौन सी फिंगर? फर्स्ट फिंगर। ये हमारी मिडिल फिंगर जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारा अंगूठा आएगा यहाँ से कैसे? बाहर की ओर आएगा। तो इस पे जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो सारा का सारा कैसा लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो ये कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल फोर्स इस पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोमैकेनिकली वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर का, ये हमको बताना है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? तो एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि वोल्टेज का आउटपुट को कैसा कांस्टेंट बनाता है। मतलब जो इनपुट में वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है? यदि फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब ये वेरी हो रहा है, तो इसको कैसा आउटपुट में कैसा करेगा? ये आउटपुट में कांस्टेंट कर देगा। ये होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है? तो ये जनरेटर्स में यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेटर होता है, जनरेट होता है, तो उसको आउटपुट में कैसा देना होता है? हमें कांस्टेंट देना होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकली वोल्टेज रेगुलेटर्स है, इसका यूज हम जनरेटर्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स द मोमेंट ऑफ कंडक्टर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज यूज टू प्रोड्यूस वोल्टेज। ठीक है, ऐसा कौन सा वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का मूवमेंट करा के हम क्या करते हैं? वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम कहाँ करते हैं? देखो, ये हमारा क्या होता है? एन एस। ये क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। इसमें क्या कर रहे हैं? हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। ये हमारे कंडक्टर्स हो गए। तो ये कौन में करते हैं हम? तो ये करते हैं हम डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, इन डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। तो किसी भी वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ क्या होता है वो हमको बताना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम एक बैटरी ले लेते हैं वोल्टेज सोर्स में। यहाँ तो ये एक बैटरी हो गई हमारी। तो ये जो बैटरी होती है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इसका ईएमएफ होता है वो क्या होता है? ये इंटरनल वोल्टेज होता है। कब? जब इसमें कोई लोड अप्लाइड ना हो, जब अभी कोई लोड नहीं है, ओपन सर्किटेड है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम काउंट करेंगे वी, तो यही होता है इसका क्या? ईएमएफ। कब? ओपन की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में।
तो इसमें जो ऑप्शन बी है क्या, इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन डीसी मोटर वेयर डज आयरन लॉस अकर। तो हमारा आयरन लॉस क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं, पी हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस वही हमारा आयरन लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, कांस्टेंट के बाद क्या आ गया, फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसका 1.6 उसकी पावर होती है, साथ में क्या आता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। ये हमारा क्या हो गया, आयरन लॉस का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अब हम डीसी मोटर पे आते हैं। तो डीसी मोटर में क्या होता है, ये जो डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, इसमें स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स में क्या होता है, कंडक्टर होता है जो कि रोटेट होता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम करंट देते हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड करते हैं जो कि इसमें कॉइल्स में फ्लो होता है। तो ये कौन सा करंट होता है, ये होता है हमारा एसी। आर्मेचर में कौन सा करंट है, एसी। चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उसके आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, एसी होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगी, फ्रिक्वेंसी होंगी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर उसी में क्या होता है, आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस। क्यों, यदि हम काहे की बात करें, फील्ड की बात करें, तो फील्ड में क्या होता है हमारा एन एस, यहाँ पे क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। और फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, डीसी होती है, जो कि कैसे होती है, कांस्टेंट डीसी होती है यहाँ पे। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसमें आयरन लॉस नहीं होते। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें आयरन लॉस सिर्फ किसमें होता है, आर्मेचर में। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन के कुछ पार्ट दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द अबव पार्ट आर सब्जेक्टेड टू आयरन लॉस। हमने अभी देखा कि डीसी मशीन में आयरन लॉस का में होता है। तो योक में तो नहीं, योक में तो नहीं होगा, क्योंकि योक में क्या होता है हमारा, वहाँ पे डीसी सप्लाई होती है और वो कांस्टेंट डीसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। आर्मेचर कोर, तो हाँ आर्मेचर कोर में होता है। और देख लेते हैं ब्रशेस में होता है क्या, नहीं। पोल कोर में होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो सिर्फ काय में होगा, आर्मेचर कोर में। तो टू ओनली। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर डिपेंड ऑन। ठीक है, जो ईएमएफ जनरेट होता है डीसी जनरेटर में वो किस पर डिपेंड करता है, ये हमें बताना है। तो जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू 5 ZNP अपॉन में 60 A। जनरेटेड ईएमएफ होता है में, जनरेटर में। यहाँ पे फाई क्या होता है, ये होती है फ्लक्स डेंसिटी। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। एन क्या होता है, एन होता है हमारा स्पीड। पी होता है नंबर ऑफ पोल, पोल। और ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ए की वैल्यू होती है, ये लेफ्ट वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होता है, और वे वाइंडिंग में हमेशा क्या होती है, टू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस जनरेटर में किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी तो ये लगभग कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे, और जो पोल है वो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये डिपेंड किस पे करती है, हमारे स्पीड पे करते हैं। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पीड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many segment will be there for the commutator of 6-pole DC machine having a simplex wave wound armature with 72 slots। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है पे, how many segment, नंबर ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें कम्यूटेटर में। तो जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं, हमको क्या दिया है यहाँ पे, पोल दिया है कितना, 6 पोल। और यहाँ पे क्या दिया, आर्मेचर स्लॉट दिए हैं, आर्मेचर स्लॉट कितने दिए, 72 दिए। और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है कौन सी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर स्टेटर सेगमेंट इनटू वेव वाइंडिंग इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट। मतलब कितना होगा यहाँ पे, 72 ही होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 72। यहाँ पे डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करते हैं ना, तो डुप्लेक्स मतलब एक स्लॉट में दो वाइंडिंग रखी है। तो हमें जो 72 होता है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते, तो क्या था, 36 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, 72, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्ट ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन द ईएमएफ जनरेशन। ईएमएफ जनरेशन में कौन सा पार्ट एक्टिव पार्ट होता है वो हमें बताना है। तो जो आर्मेचर होता है हमारा, ये ऐसा आर्मेचर हुआ, ठीक है, ये आर्मेचर हुआ हमारा, ठीक है। ये आर्मेचर में क्या हो गया, स्लॉट हो गया, और स्लॉट में क्या हो गया, कंडक्टर हो गए। तो स्लॉट में क्या है, कंडक्टर है, मतलब द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉइल हो गई वो कैसी होगी, स्लॉट में हो गई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या, द ओवर हैंग्स, ठीक है, मतलब यहाँ साइड में भी कनेक्शन के लिए हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारी कॉइल्स निकल के आती है। बोथ द कॉइल साइड इनसाइड द सॉलिड इन द ओवरहैंग, नहीं, द कम्यूटेटर सेगमेंट, और यहाँ पे कम्यूटेटर में आके जुड़ी होती है। तो जो एक्टिव पार्ट होता है हमारा कॉइल में ईएमएफ जनरेशन, वो कौन सा होता है, द कॉइल साइड, मतलब ये वाला कॉइल साइड जो क्या है, इनसाइड द स्लॉट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या, ऑप्शन ए होगा, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, क्योंकि जो यहाँ पे जो पोल के कारण जो फ्लक्स कट होगा वो इसी में होता है, ठीक है, यहाँ से। तो इसके कारण ये एक्टिव पार्ट कौन सा होगा ईएमएफ जनरेशन का, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन एक्ट एज, ठीक है, कम्यूटेटर काम डीसी मशीन में कैसे होता है बताना। तो डीसी मशीन होती है उसमें कौन सी मशीन से आती है, एक तो डीसी मोटर और एक आता है हमारा डीसी जनरेटर, ठीक है। तो डीसी मोटर में हम इनपुट क्या देते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं हम क्या, डीसी मशीन में हम इनपुट देते हैं हमारा डीसी सप्लाई। लेकिन आर्मेचर में क्या होता है, यहाँ पे आर्मेचर में होता है हमारा एसी। इसको कन्वर्ट क्या कर दिया, डीसी से एसी किसने किया, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर ने इसको चेंज किया, मतलब किस तरह बिहेव कर लिया इसने, इन्वर्टर की तरह। सेम जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, तो इनपुट हम दे रहे हैं क्या, इसको घुमा रहे हैं, मतलब मैकेनिकल पावर दे रहे हैं इनपुट। इससे क्या बन रहा है, इसके आर्मेचर में, इसके आर्मेचर में बन रहा एसी। इसको हम कन्वर्ट करके आउटपुट में क्या ले रहे हैं, डीसी। तो ये क्या कर दिया, इसको किसने चेंज किया, कम्यूटेटर ने चेंज किया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये बन गया हमारा क्या, रेक्टिफायर, ठीक है। ये सारा रोटेशन में हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकली इन्वर्टर और मैकेनिकली रेक्टिफायर, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ आइदर ए और बी, मतलब ठीक है। मोटर के केस में क्या हो गया, मोटर के केस में हो गया वो मैकेनिकल इन्वर्टर, और काय के जनरेटर के केस में हो गया मैकेनिकल रेक्टिफायर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर 6 वोल्ट डीसी मशीन विद वेव वाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ब्रशेस, वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, 2 होंगे। लेकिन जब लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रशेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन अ डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन होता है उसमें इंटरपोल्स लगे हुए थे, पोल के हमारे बीच बीच में क्या है, इंटरपोल लगे हुए थे। हमने भी एक क्वेश्चन देखा, ये हमारा दी मेन पोल है, तो जो बीच में लगे होते हैं क्या होते हैं, इंटरपोल होते हैं। तो इंटरपोल का यूज हम क्यों करते हैं, तो डीसी मशीन में क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या आ जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या आता है, यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाता है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज आ जाता था, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण क्या होता है कि जो हमारे कम्यूटेशन होता है वो प्रॉपर कम्यूटेशन नहीं हो पाता, उसमें क्या होता है, स्पार्किंग आ जाती है इस वोल्टेज के कारण। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम इंटरपोल्स का। इंटरपोल्स में क्या होगा कि इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे कम्यूटेशन को करता है, इम्प्रूव करता है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, इम्प्रूव कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ अ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। तो जब कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करें तो क्या होता है, जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट लगे हुए होते हैं, जिसमें आके हमारी आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट होती है। और इस सेगमेंट को सेपरेट कैसे करते हैं, तो इस सेगमेंट के बीच में क्या लगा होता है, यहाँ पे माइका लगा होता है, जिसको हम सेपरेट करने के लिए लगाते हैं, दोनों सेगमेंट के बीच में इंसुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है काय के बने हुए होते हैं, तो ये सेगमेंट बने होते हैं हमारे काय के, हार्ड ड्रॉन कॉपर के, ठीक है।
ये हार्ड कॉपर के होते हैं और इस पे क्या ब्रश इस पे लगा होता है। ये ब्रश हमारा बना होता है काहे का, कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन हार्ड कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर, ये एक कंडक्टर लेते हैं हम समझने के लिए, इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा तो इसमें क्या एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, एन डी फाई अपॉन में डी टी। यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स में कितने रेट से हम चेंज कर रहे हैं। ये एन क्या है, यहाँ पे एन है हमारे नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है। और यहाँ पे आता है एक माइनस साइन जो क्या आता है लेंज के लॉ से। तो लेंज का लॉ ये बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिस कॉज से इंड्यूस्ड हो रहा है वो इसी का अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो ये हो गया हमारा फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।